हेलो एवरीवन। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर के लास्ट लेक्चर में अपन ने थर्ड लेक्चर में अपन ने जो है वो डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रॉब्लम किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट बात कर ली थी। अभी तक अपन जितना कुछ भी पढ़े हैं ना वो सारी आइडियल गैस से रिलेटेड बात थी। अब आज अपन पढ़ने वाले रियल गैस। रियल गैस होती क्या है तो अपन को आज मालूम चलेगा कि सारी गैस जो है वो रियल होती, मतलब आइडियल नाम की तो कोई गैस है ही नहीं, सारी गैस रियल होती है। बस टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशन पर किसी गैस के नेचर को आइडियल के इक्वल या आइडियल के क्लोज ले जाया जा सकता है, बस इतना सा आएगा। रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। आइडियल गैस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक काल्पनिक परिकल्पना है। इसलिए आपको दिया जाता है कि ये मानते हुए कि गैस क्या है, आदर्श है, कल आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे रियल गैस क्या होती है, कैसे मालूम चलेगा कि रियल गैस आदर्श गैस में कन्वर्ट हो गई, कौन कौन से मेजरमेंट आएंगे, और रियल गैस है तो उस रियल गैस की इक्वेशन क्या आएगी। जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी थी। ठीक है बात। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रियल गैस क्या होती है। सबसे पहले वास्तविक गैस रियल गैस क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको रियल गैस बताने के लिए आपको डिफरेंशिएट का पॉइंट बता रहा हूं कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। तो एक साइड में लेते हैं अपन आइडियल गैस और एक साइड में ले लेते हैं अपन रियल गैस। सही बात। ये लो आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बात। चलो फर्स्ट नंबर पॉइंट अगर अपन बात करें आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में, तो आइडियल गैस वही होती है जिसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है वो वैलिड होता है, और रियल गैस वो होती है जिसके लिए पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होता है। मतलब जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करे वो रियल गैस है, और जो फॉलो करे वो कैसी गैस हो जाएगी, आइडियल गैस हो जाएगी। सेकेंड नंबर पॉइंट, अपन आइडियल गैस में बोलते हैं कि गैस अणुओं का आयतन जो होता है, गैस अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये अपन ने एजुम्पशन लिखी थी केटीजी में, नगण्य होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंटेनर है और गैस का मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल है तो इसके लिए फ्री स्पेस जो होगी, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम V है तो इसका फ्री स्पेस भी कितना होगा, V होगा। इसका फ्री स्पेस भी कितना होगा, V होगा। यहां पे अगर अपन बात करें तो गैस अणुओं का जो आयतन होता है, गैस अणुओं का आयतन सार्थक होता है, गैस अणुओं का आयतन सार्थक होता है। इसका मतलब यहां पे जो फ्री स्पेस बनेगी यहां पे रियल गैस में, ये गैस मॉलिक्यूल की साइज होती है। ये लो, अगर ये गैस मॉलिक्यूल की साइज है तो यहां पे जो फ्री स्पेस बनेगा वो लेस देन क्या बनेगा, V। क्योंकि यहां पे इस मॉलिक्यूल के लिए ये पूरा कंटेनर V है, तो ये वाली जो जगह होगी यहां पे ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फ्री स्पेस क्या आएगा, लेस देन V आएगा। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें, अपन आइडियल गैस में ये बोलते हैं गैस अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, गैस अणुओं के मध्य आकर्षण ऑब्लिक प्रतिकर्षण बल का मान शून्य होता है। गैस अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यहां पे अगर अपन बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ न कुछ तो क्या होगा, होगा ही होगा। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि गैस अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है बात, ये रहेगा बेसिकली।
तो अगर अपन से पूछे कि रियल गैस क्या होती है, अगर अपन से ये पूछा जाए कि रियल गैस क्या होती है, तो अपन सिंपल सा ये बोलेंगे रियल गैस के लिए कि रियल गैस वो होती है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करे। सेकेंड नंबर कि गैस अणुओं का आयतन जो होगा या उनकी साइज जो होगी, आकार जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, सार्थक होगा। तो उस कंडीशन में जब गैस अणुओं का आयतन अगर सार्थक हो जाए उस कंडीशन में उसके लिए फ्री स्पेस जो होगी वो कम हो जाएगी। और थर्ड नंबर बात करें तो गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी होता है या फिर प्रतिकर्षण बल भी होता है। जनरली अपन आकर्षण बल कंसीडर करते हैं। ठीक है बात, सुनो अब आगे। अगर कोई भी गैस जो होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलन करती है। क्यों विचलन करती है? ये दो अपन ने फॉल्टी एज्यूम्पशन मान रखे हैं। इन दो गलत अवधारणाओं की वजह से कोई भी गैस जो होती है वो अपने आदर्श व्यवहार से किसको प्रदर्शित करती है? विचलन को प्रदर्शित करती है। ठीक है बात। आओ अपन बात करते हैं विचलन का कारण क्या है। आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण, आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण। ठीक है बात। आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों हो रहा है? तो अपन ये बोलेंगे पहला रीजन तो ये है कि गैस अणुओं का जो आयतन होता है, गैस अणुओं का आकार जो होता है सिग्निफिकेंट होता है, सार्थक होता है। गैस अणुओं का आकार सार्थक होता है। इस कारण गैस अणुओं का आकार सार्थक होता है, इस कारण फ्री स्पेस कम होती। ये देख लो, फ्री स्पेस V से क्या आएगी? कम आएगी। तो एक तो गैस अणुओं का आकार सार्थक होता है, आकार आयतन नगण्य नहीं होता है। आपने नगण्य माना था तब आइडियल बनी, नगण्य होता नहीं है तो आइडियल बनेगी नहीं। सेकेंड नंबर, गैस अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है, इसके कारण जो है वो गैस जो होती है वो एक आइडियल बिहेवियर से क्या कर जाती है? डेविएशन कर जाती है। तो आइडियल गैस कोई होती नहीं है। उसका रीजन कि गैस अणुओं का आकार सार्थक होता है, उनका वॉल्यूम होगा। और सेकंड नंबर जो है वो गैस अणुओं के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ठीक है बात। इसकी वजह से गैस अणु जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर से क्या करते हैं? डेविएशन शो करते हैं। चले आगे, थर्ड नंबर बात करते हैं, इस विचलन का मापन कैसे करोगे? आदर्श व्यवहार से विचलन का मापन कैसे करोगे? आदर्श व्यवहार से विचलन का मापन कैसे किया जाएगा वो देखो। कोई भी अगर गैस है वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है, तो आदर्श व्यवहार से विचलन का जो मापन है किसी गैस का, आदर्श व्यवहार से विचलन का मापन किसी गैस का, आदर्श व्यवहार से विचलन का मापन संपीड्यता गुणांक Z द्वारा किया जाता है। संपीड्यता गुणांक Z द्वारा किया जाता है। तो अब संपीड्यता गुणांक द्वारा इसका अपन मापन करेंगे। ठीक है, अब देखो संपीड्यता गुणांक क्या होता है, अपन उसकी बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड्यता गुणांक Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अपन बात करते हैं, संपीड़ितता गुणांक क्या होता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो क्या बात होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, सुने बात को। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है Z इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस हो जाएगा। तो ऐसा बोल दूं, वास्तविक एवं आदर्श गैस के, वास्तविक एवं आदर्श गैस के मोलर आयतन के अनुपात को मोलर आयतन के अनुपात को संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। वास्तविक एवं आदर्श गैस के मोलर आयतन के अनुपात को संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। वास्तविक एवं आदर्श गैस के मोलर आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। ये लिखा है। अब सुने बात को, आइडियल गैस के लिए तो अपन को मालूम है मोलर वॉल्यूम जो होता है, एक मोल का वॉल्यूम होता है V/N होता है, तो वो हो जाएगा RT/P। तो Z इज इक्वल टू क्या बन गया? P ऊपर चला जाएगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई RT, ये बन जाएगा। ठीक है, ये Z बन गया। समझ में आ गई बात? ये बेसिकली Z के बारे में बात हो गई। अपन इसके बारे में आगे और बात करते हैं, थोड़ा सा अपन इसके बारे में और बात करते हैं। अगर अपन बोले तो देखिए सी पार्ट बात करें कि विचलन का मापन कैसे किया जाएगा, तो मैंने बोला Z इज इक्वल टू होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, या फिर Z जो होगा PVM ऑफ रियल गैस अपॉन RT, यही होगा। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं। Z इक्वल टू 1 हो गया, Z इक्वल टू 1 हो गया तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो होगा वो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर आ गया। तो उस कंडीशन में जो नेचर होगा वो इसका नेचर क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। ठीक है बात, गैस का नेचर कैसा हो जाएगा? आइडियल। ये अपना आइडियल गैस का नेचर हो गया। तो जब Z1 होता है तो ऐसी गैस को अपन बोलते हैं आइडियल गैस। बोलो कोई किसी को दिक्कत है तो? नहीं, चले आगे सुनो बात को। केस सेकंड, अगर Z नॉट इक्वल टू 1 है तो नेचर जो होगा वो होगा नॉन आइडियल, अनादर्श गैस है। Z नॉट इक्वल टू 1, नेचर नॉन आइडियल, अनादर्श गैस है। अब अगर अनादर्श गैस है तो दो कंडीशन है, Z अगर ग्रेटर देन 1 होगा या Z क्या होगा? लेस देन 1 होगा। Z ग्रेटर देन 1 होगा या Z लेस देन 1 होगा। अगर Z ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा आया होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर है इसका मतलब अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लगता, अट्रैक्शन का फोर्स लगता तो मॉलिक्यूल पास में आ जाता है। तो इसका मतलब रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट है। कौन सा फोर्स डोमिनेट है? रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट है। प्रतिकर्षण बल प्रभावी है। अब सुने बात को, अगर प्रतिकर्षण का बल प्रभावी है तो आपको गैस को लिक्विफाई करना है। क्या करना है? द्रवीकरण करना है। तो द्रवीकरण में तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आना चाहिए। द्रवीकरण में तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? पास पास में आना चाहिए। अब पास में तो आ नहीं रहा है, रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट है तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा, तो द्रवीकरण आसानी से नहीं होगा। तो आदर्श गैस की तुलना में, आदर्श गैस की तुलना में द्रवीकरण
कठिन है या जटिल है। ठीक है, इसे अपन z इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसे धनात्मक विचलन भी बोलते हैं। कैसा विचलन बोलते हैं? धनात्मक विचलन भी बोलते हैं, धनात्मक विचलन। और z लेस देन 1 हो तो इसे अपन ऋणात्मक विचलन भी बोलते हैं। 1 आना चाहिए था लेकिन विचलन क्या, तो ऋणात्मक विचलन हो गया। ठीक है बात। अगर z लेस देन 1 है इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो आएगा वो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो रियल गैस का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल पास में आ गए। आकर्षण का बल प्रभावी होगा। कौन सा? आकर्षण का बल प्रभावी होगा। अच्छा, आकर्षण का बल प्रभावी है तो द्रवीकरण आसानी से होगा। तो आदर्श गैस की तुलना में द्रवीकरण आसान है, ये बात हो जाएगी अपनी। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो अपन ये बोलेंगे। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूं। 50 एटीएम एंड 300 केल्विन तापमान पर SO2 गैस का आयतन 350 ml है, तो Z ज्ञात करो। इसके ऊपर सबसे सिंपलेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT लगा दो, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन RT लगा दो। तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा, P की जगह 50 ATM आ ही गया, मोलर वॉल्यूम 350 ml है तो 10⁻³ R की वैल्यू लीटर इंटू ATM में 1/12 होती है, टेम्परेचर 300 है। यहां से Z इज इक्वल टू 0.7 बनेगा। इसका मतलब ऋणात्मक विचलन है। ऋणात्मक विचलन है तो आदर्श गैस की तुलना में इसका द्रवीकरण क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में, ये अपन ने बात कर ली मेजरमेंट ऑफ डेविएशन के बारे में। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं कि आदर्श गैस की तरह वास्तविक गैस समीकरण क्या आएगी। आदर्श गैस की तरह ही वास्तविक गैस समीकरण क्या आएगी, अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ। आदर्श गैस की तरह वास्तविक गैस समीकरण क्या आएगी, अपन उसकी बात करते हैं। रियल गैस इक्वेशन, वास्तविक गैस समीकरण वॉन्डरवॉल ने दी थी, इसलिए अपन इसे वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वास्तविक गैस समीकरण या वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन की बात करें, क्या होती है, कैसे होती है, उन सब की अपन बात करते हैं। चलो आओ, दो क्या होती है, पहले तो अपन इसके बारे में बात करते हैं क्या होती है, फिर आगे बात करते हैं। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है, P इंटू P आइडियल इंटू V फ्री स्पेस इज इक्वल टू nRT। अब आपको रियल गैस के लिए P आइडियल की टर्म्स में प्रेशर लाके यहां पुट कर दो, फ्री स्पेस कितना है वो पुट कर दो, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सुनना बात को, दो करेक्शन किए जाएंगे। क्यों? आइडियल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन करेंगे। एक तो आयतन का, फ्री स्पेस V नहीं होती है, अपने का गैस का अणु कुछ आयतन घेरता है, तो उसको घूमने के लिए उसके पास जो फ्री स्पेस होती है
वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की कंपैरेटिव में क्या होती है, कम हो जाती है, यही बात है। तो एक तो पहला अपन करेक्शन करेंगे आयतन में संशोधन। इस रियल गैस इक्वेशन का पहला पॉइंट है करेक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में संशोधन। करेक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में संशोधन, ठीक है। आयतन में संशोधन, करेक्शन इन वॉल्यूम। तो कैसे? गैस का अणु का आयतन जो होता है, गैस अणु का आयतन जो होता है वो सार्थक होता है, आकार जो होता है वो सार्थक होता है, सिग्निफिकेंट होता है। इस सिग्निफिकेंट की वजह से गैस अणु के लिए फ्री स्पेस, मुक्त आयतन कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है वो अपन बात कर लेते हैं। वी फ्री स्पेस जो होगा वो कंटेनर का वॉल्यूम वी माइनस एनबी हो जाता है। वी जो है वो वर्जित आयतन है, जहां पे गैस का मॉलिक्यूल घूम नहीं सकता है। वी क्या होता है? वर्जित आयतन होता है। वी वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है बात। चलो सेकंड नंबर बात करते हैं अपन। आयतन में संशोधन हो गया, करेक्शन इन प्रेशर, दाब में संशोधन, करेक्शन इन प्रेशर, दाब में संशोधन या करेक्शन इन प्रेशर की भी बात करते हैं। एक बात बताओ, अगर पहले आइडियल गैस थी ये इस टाइप से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा था। ये दीवार है, गैस का मॉलिक्यूल जाके इससे टकराता था v वेलोसिटी से, तो यहां पे फोर्स अप्लाई करता था F, ठीक है। कोई पीछे से मॉलिक्यूल खींचने वाला नहीं था, तो यहां पे प्रेशर लग रहा था P आइडियल। ये दीवार है, वापस ये मॉलिक्यूल है लेकिन रियल गैस है, तो उस कंडीशन में से इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर पीछे वाले, ये वाले फोर्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल जब जाके टकरा रहा तो पीछे वाला मॉलिक्यूल इसे खींच रहा है। जब पीछे वाला मॉलिक्यूल इसे खींचेगा तो ये जब यहां पे जाके टकरा रहा है तो v डैश वेलोसिटी से टकराएगा, f डैश फोर्स लगाएगा और प्रेशर जो होगा वो p रियल होगा। एक बात बताओ, जब पीछे से मॉलिक्यूल खींच रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। वेलोसिटी कम हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम भी कम, तो फोर्स भी कम। अगर फोर्स कम लगेगा तो उस कंडीशन में प्रेशर भी कम हो जाना चाहिए। तो आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है रियल के कंपैरेटिव में। अगर v और v डैश की बात करूं तो v ज्यादा होगा v डैश से, f ज्यादा होगा f डैश से। तो इसका मतलब रियल गैस का प्रेशर तो कम आएगा। तो p आइडियल जो होता है वो p रियल प्लस p डैश होगा, तो जो करेक्शन होगा p रियल जो होगा वो n स्क्वायर बाई v स्क्वायर इंटू a हो जाएगा। ये दो हो गए पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अगर ले जाके वहां पे पुट कर दिया जाए, इन दोनों पॉइंट को अगर यहां ले जाके पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी p प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर a इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। बाकी सब पैरामीटर ठीक है। a एंड b जो है वो वंडरवॉल नियतांक है, वंडरवॉल नियतांक है। ये लो, ए एंड बी जो होंगे वो वंडरवॉल नियतांक होंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई डाउट दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चले आगे। ये बात हो गई ए एंड बी वंडरवॉल पैरामीटर है, वंडरवॉल नियतांक है। अब अपन आगे बात करें, अगर अपन आगे बात करें क्या कि ये वंडरवॉल नियतांक होते क्या है, इनकी वैल्यू क्या होती है, क्या चीज है, तो अपन ना नेक्स्ट पॉइंट सी नंबर पॉइंट वंडरवॉल नियतांक ए एंड बी। इसमें पहले बात करते हैं अपन बी के बारे में। वंडरवॉल नियतांक बी क्या होता है? बी जो है वो
गैस अणु के आयतन को प्रदर्शित करता है, जहां गैस अणु मुक्त विचरण फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता है। वर्जित आयतन बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। एक मोल के लिए बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक मॉलिक्यूल के लिए होती है, मल्टीप्लाई बाई Na हो जाएगा। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na हो जाएगा। आर स्पेरिकल रेडियस अगर मैंने माना है, स्पेरिकल माना है अगर गैस के मॉलिक्यूल तो उसकी रेडियस है। ठीक है बात, एक मोल के लिए ये बात हो जाएगी। अब सुनिए बात को, बी के यूनिट की बात करनी है। आपने फिजिक्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा कि वॉल्यूम में वॉल्यूम की टर्म्स ही ऐड होगी, तो V जो होगा वो NB के बराबर आएगा, तो B बराबर V/N आएगा, तो मीटर क्यूब पर मोल आएगा। ठीक है, अच्छा ऑर्डर की बात अगर बात कर ले अपन, B का जो क्रम आएगा वो देखो कैसे आएगा, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल बात ये। तो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ऐसा दे दे आपको हीलियम और नियोन में बी का ऑर्डर क्या आएगा, तो नियोन का ज्यादा होगा। Cl2 और Br2 में बात हो जाए तो ये ज्यादा होगा। ये अगर ऐसा दे दे तो देखो ये 4 कार्बन का सरफेस एरिया, ये 3 का है तो ये आएगा। N2 और अमोनिया दे दे तो N2 का ज्यादा आएगा। इस बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं सोचना कि 4 एटम है तो ज्यादा लेगा स्पेस, नहीं, ये बी का क्रम आ जाएगा। चले आगे, अब अपन बात करते हैं वंडरवॉल पैरामीटर ए के बारे में। वंडरवॉल पैरामीटर ए के बारे में कि ए क्या होता है, किसके बारे में बात करें, वंडरवॉल पैरामीटर ए के बारे में बात करते हैं। चलो अपन वंडरवॉल पैरामीटर ए की बात करते हैं, है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वंडरवॉल पैरामीटर ए जो है गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही प्रेशर में करेक्शन भी ज्यादा है। ये हो गया एक तो बात, ठीक है। सेकंड नंबर अगर अपन पॉइंट की बात करें, यूनिट की बात करते हैं, तो P जो होगा वो a(n²/v² के बराबर होगा, तो a बराबर P × v²/n²। ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू m⁻⁶ अपॉन मोल का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4 अपॉन मोल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बात, ये हो गया बात। अब ए के ऑर्डर की बात करें तो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए खूब सारे फैक्टर काम करेंगे, तो मैं जनरली ए का ऑर्डर बता देता हूं। ए का ऑर्डर या ए का क्रम क्या आएगा, जनरल ऑर्डर बता देता हूं। अगर HF गैस ली जाए, उसके बाद H2O गैस, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद SO2, उसके बाद CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद CO,
फिर N2, फिर O2, फिर H2, फिर हीलियम। ये एक जनरलाइज ऑर्डर है जिसे आप याद रखें, ठीक है। ए का ऑर्डर आ गया। अब ए और बी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना है। ए और बी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उनको आपको ध्यान रखना है। क्या कि ए का मान बी से अधिक होता है, ये हमेशा राइट है। सेकेंड नंबर पॉइंट, ए एंड बी टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, H2 एंड हीलियम के लिए ए का मान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, तो इस कारण ए का मान इनके लिए 0 मान सकते हो। अगर 0 मान लू मैं तो वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन जो आएगी 4, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन 4 H2 एंड हीलियम, वो क्या आ जाएगी? देखो, H2 और हीलियम के लिए वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन आ जाएगी P, ए का वैल्यू 0 होते ही वो अगला गया, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। एक मोल के लिए बात करूं, फॉर 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए बात करूंगा तो P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू PB प्लस RT। RT से डिवाइड कर दे तो PV बाई RT जो होगा 1 प्लस PB अपॉन RT। PV बाई RT आपको मालूम है तो Z को रिप्रेजेंट करता है। ये आ गया Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, ये बन जाएगी इक्वेशन। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है तो 1 प्लस कुछ ऐड होके आना है। अगर 1 प्लस ऐड होके कुछ आएगा तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब गैस को लिक्विफेक्शन करना डिफिकल्ट टास्क है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस आसानी से द्रवित नहीं होती है। यहां तक बात समझ में आई आपको? बोलो, यहां तक बात क्लियर है सारी? कोई डाउट? तो ये अपने बात हो गई हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब वॉन्डरवॉल गैस क्या होती है, इन सब की अपनी बात हो गई। वॉन्डरवॉल पैरामीटर क्या होते हैं, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन आ गई, वॉन्डरवॉल पैरामीटर आ गए, सब कुछ आगे, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन आई है ना, क्या थी? P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। फॉर 1 मोल के लिए बात कर लो आप तो 1 मोल के लिए बोल लो, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये हो गया। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या? मैं बात करता हूं एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, बोलो। अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो V माइनस एन बी, बी तो वैसे भी छोटा है तो V ज्यादा है तो V माइनस एन बी को अपन V के बराबर लिख सकते हैं। और प्रेशर अगर कम है तो फिर ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू कम के कंपैरेटिव में कम नेग्लिजिबल नहीं होता, ज्यादा के कंपैरेटिव में कम नेग्लिजिबल होता है। तो इसको तो एट इट इज ही लिखना है, तो इसको एट इट इज लिख दो और V माइनस एन बी की जगह V लिख दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा PV प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT माइनस ए बाई वी, RT से डिवाइड कर दे 1 माइनस ए अपॉन वी RT बन जाएगा। ये इक्वेशन बनने वाली है। तो
पीवी बाई आर टी होता है जेड, तो जेड 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। जब प्रेशर लो होगा तो जेड की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये बात प्रूव हो गई, देख लो। ठीक है, केस सेकंड ग्राफ बनाते टाइम काम आएगी ये बातें। केस सेकंड, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा, पी हाई होगा तो वी कम होगा। पहली बात, जब प्रेशर हाई है तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को अपन P मान सकते हैं, V माइनस एन बी। जब वॉल्यूम खुद कम है तो एन बी भी कम है, तो कम के कंपेरेटिव में कम वाला नेग्लिजिबल नहीं होता है, ये लिख दो। तो ये हो जाएगा P इंटू वी माइनस एन बी, मतलब V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो PV माइनस PB इज इक्वल टू आर टी, PV इज इक्वल टू PB प्लस आर टी। आर टी से डिवाइड किया, PV बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन आर टी। PV बाई आर टी होता है Z, तो ये हो गया 1 प्लस PB अपॉन आर टी। तो अगर हाई प्रेशर पे बात करोगे तो Z 1 से ज्यादा आएगा, लो प्रेशर पर Z 1 से कम आएगा, और हाइड्रोजन और हीलियम का तो Z हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अगर आप बहुत वेरी लो प्रेशर पे बात करोगे, एट वेरी लो प्रेशर होगा तो V बहुत ज्यादा हो जाएगा। एट वेरी लो प्रेशर करोगे तो V बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये V स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा तो A बाई वी स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसके कंपेरेटिव में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं ओवरऑल बात यही कहना चाहता हूं, कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर तभी शो करेगी, गैस आइडियल बिहेवियर तभी शो करेगी, आइडियल नेचर कब शो करती है, एक तो वेरी लो प्रेशर, सेकेंड नंबर वेरी हाई टेम्परेचर, या थर्ड कंडीशन ए एंड बी दोनों किसके बराबर हो जाए, 0। ए और बी के मान 0 रख दोगे तो भी पीवी इक्वल टू एनआरटी बन जाएगी। वेरी लो प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी हाई टेम्परेचर है तो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ब्रेक कर दिए, वेरी लो प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और ए और बी का मान क्या हो जाए, 0, तो भी गैस कैसा नेचर शो करेगी, आइडियल। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मीथेन गैस है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मीथेन गैस है हाई प्रेशर पर, उसका जेड बताओ, तो मीथेन रियल गैस है, हाई प्रेशर, ईयर हाई प्रेशर, जेड की वैल्यू 1 प्लस पीबी बाई आर टी सीधा। अगर आपसे बोले कि लो प्रेशर पे तो 1 माइनस ए बाई वी आर टी। मेरे से पूछ ले हाइड्रोजन और हीलियम तो हमेशा 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी ही आएगा। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। ये बात हो गई अपने सारे केस की और कंडीशन फॉर आइडियल गैस की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे बात करें। लो अब अपन बात करते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन के ग्राफ की, ग्राफ ऑफ वंडरवॉल गैस इक्वेशन। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ग्राफिकल अप्रोच होगी, अपन उसके बारे में बात करते हैं। सुने बात को। फर्स्ट अगर अपन बात करें Z का प्रेशर के साथ P के साथ ग्राफ, वेरिएशन ऑफ Z विथ प्रेशर, अपन रखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अलग अलग गैस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ये Z है इधर, और इधर वाला पैरामीटर जो है वो प्रेशर का है। एक बात सोचिए, ये Z इक्वल टू 1 है, अपन ने बोला स्टार्टिंग में गैस जो होती है अगर वेरी लो प्रेशर होती है तो गैस आइडियल होती है, गैस आइडियल होती है उसका मतलब उसका Z1 होगा। ये लो, अब सुनना बात को। अब जब प्रेशर जो है वो लो रहेगा, वेरी लो नहीं, लो, तो उस समय उस कंडीशन में जब एट लो प्रेशर Z जो होता है वो 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी होता है। सही बात, तो इसका मतलब वैल्यू 1 से कम आएगी। और एट हाई प्रेशर होता है, उस कंडीशन में Z जो होता है 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी होता है। सही बात, तो अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो
ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा। जैसे ये ग्राफ बना, ऐसा कैसा ग्राफ किसी और के लिए बनाता हूं मैं, ये आ गया। दो के लिए बात करते, जैसे इसमें से मैंने बोला एक गैस जो है वो CH4 का है और एक जो है वो मैंने बोल दिया CO2 का है। तो कौन सा CH4 का होगा, कौन सा CO2 का होगा, ये आपको बताना है। दो, स्टार्टिंग में गैस आइडियल हो गई ये, जैसे जैसे प्रेशर हल्का बढ़ेगा तो Z की वैल्यू 1 से कम होगी, जब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा तो वैल्यू 1 से भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए। बोलिए, अगर ऐसा जाएगा तो देखो क्या होने वाला है, ऐसा जाएगा तो क्या होने वाला है। CH4 और CO2 के लिए बात करते हैं। मैंने कहा एक ग्राफ CH4 का है, एक ग्राफ CO2 का है। अपन को मालूम है कि एक का जो ऑर्डर आएगा वो CH4 का कम होगा और CO2 का ज्यादा होगा। अगर CO2 का A ज्यादा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, अगर A की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी CO2 के लिए। माइनस होने वाली वैल्यू ज्यादा है तो Z की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब डेप्थ बढ़नी चाहिए, तो ये तो होगा किसका, CO2 का, और ये हो जाएगा किसका, CH4 का। सही है, ये बात समझ में आ रही। ZA जो है वो CO2 का ज्यादा है, CO2 का ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो Z की वैल्यू कम हो जाएगी। Z की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब डेप्थ ज्यादा बननी चाहिए, डेप्थ इसकी ज्यादा बन रही है, तो ये CO2 और ये CH4 का ग्राफ है। पहला ग्राफ समझ में आया, बोलिए। ठीक है, सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ Z विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, या वेरिएशन ऑफ Z विथ टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर गैस, फॉर ए पर्टिकुलर गैस। एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात करेंगे अपन, एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात करेंगे, एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात करेंगे अपन, जिसमें Z का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, मेरे को वहां पे टेम्परेचर का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ओवरऑल बात ये, जैसे सपोज करें अपन को ग्राफ ये वाला दे दिया, ये लो, ये Z की वैल्यू 1 है, ये इधर Z है, इधर प्रेशर है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये आया ऐसा, ये यहां पे टच करके ऊपर निकल गया। ये दो टेम्परेचर पे बात हुई, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, मतलब ये T2 टेम्परेचर का ग्राफ है, ये T1 टेम्परेचर का। एक ही टाइप की गैस है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया, ये बात तो कंफर्म हो गई, उसका A और B तो सेम रहेगा, तो A और B का खेल खत्म। जब प्रेशर कम हो, जब प्रेशर कम हो, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आप कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये देखो टेम्परेचर ज्यादा तो ये वाली वैल्यू कम, ये वाली वैल्यू कम तो Z ज्यादा। जब टेम्परेचर कम होगा तो Z ज्यादा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम तो Z ज्यादा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। अब ऊपर के लिए बात करते हैं, जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब हाई प्रेशर पे बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये लो टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कम, ये वाली वैल्यू कम हो गई तो Z क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाई टेम्परेचर, जब प्रेशर हाई होगा उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Z क्या हो जाएगा, कम। तो मैंने ये एक कांस्टेंट प्रेशर लिया, ये लो, इस पे इसका टेम्परेचर जो है वो कम आ रहा है, मतलब Z कम आ रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से भी क्या क्लियर हुआ, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो टेम्परेचर का जो ऑर्डर आया, टेम्परेचर ऑर्डर ग्राफ के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2। ये लो, तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो ग्राफ दिया जाएगा Z वर्सेस P का और अपन से पूछा जाएगा बताओ गैस कौन सी है, या फिर टेम्परेचर लिख दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा जिसकी डेप्थ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इधर जिसकी डेप्थ ज्यादा है उसके लिए A ज्यादा होगा। बस ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, बोलो कर लोगे। ये हो गया ग्राफ ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। दो ग्राफ तो ये हुआ, आगे थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर ग्राफ देखें। अगर मेरे को इस टाइप का कोई ग्राफ बना के दे रखा है P वर्सेस V का, P वर्सेस V का मालूम है अपन को कि लगभग ग्राफ जो होता है हाइपरबोला जैसा आता है। मैंने ये ग्राफ बनाया, ये लो, ये इस टाइप का ग्राफ बनाया।
ये, और एक ग्राफ ऐसा बनाया, ये मेरे से ये पूछा जा रहा है इसमें से एक रियल गैस का है और एक आइडियल गैस का, बताओ रियल गैस का कौन सा होगा, आइडियल गैस का कौन सा होगा। आओ बात करते हैं, सुनना बात को। जब प्रेशर हाई होता है, जब प्रेशर हाई होता है, या अपन ऐसा बोले, या अगर अपन ऐसा बोले, जैसे मैंने यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखा, यहां पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, क्या रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, उस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा किसका हुआ, वॉल्यूम ज्यादा किसका हुआ, इस ब्लू वाले का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूं एक आइडियल गैस है, एक रियल गैस है, एक आइडियल गैस है और एक रियल गैस है। अगर आप प्रेशर हाई रखते हो, अगर आप प्रेशर हाई रखते हो तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, और एक आप प्रेशर लो कर दो तो उस कंडीशन में क्या होगा। बस ये दो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, उससे आपको मालूम चलेगा कौन सी आइडियल गैस होगी और कौन सी रियल गैस होगी। ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, आप खुद सोचे कि आइडियल गैस कौन सी होगी और रियल गैस कौन सी होगी। इसी टाइप से मैं ये ग्राफ और बनाता हूं, फिर आपको और सोचना है। ये प्रेशर वर्सेस वी का है, ये आया, ये आया, तो इसमें से एक जो है वो आइडियल है और एक जो है वो H2 गैस है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। मैं ये बात तो कंफर्म बोल सकता हूं कि H2 गैस जो होगी इसके अंदर वो ये वाली होगी, H2 गैस ये वाली होगी। उसका रीजन देखिए, H2 गैस जो होती है, सुनना बात को, H2 गैस का हमेशा जो है वो वॉल्यूम, मतलब H2 का अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा होगा। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका मोलर वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा, किसके कंपैरेटिव में, आइडियल गैस के कंपैरेटिव में। तो इसका मोलर वॉल्यूम हर वाले पॉइंट से ज्यादा होगा आइडियल गैस से। ये देख लो, कहीं पे भी आप उठा के देख लो, कहीं पे भी उठा के देख लो, H2 गैस का वॉल्यूम ज्यादा आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना है आइडियल और रियल गैस में, आइडियल और रियल गैस में यही आपको कंसेप्ट लगाना है। बताइए कौन सा क्या होगा, बताइए कौन सा क्या होना चाहिए, बोलिए। लो, ये रियल का होगा और ब्लैक वाला जो है वो आइडियल का है, ये होगा। क्यों, अब उसकी बात सुनो। अगर मैं बोलता हूं कि प्रेशर लो है, ये लो प्रेशर लो रखा, एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे जो होगा, लो प्रेशर पे जो होगा वो रियल गैस का Z जो आएगा वो एक से कम आएगा। Z एक से कम आएगा, इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम आना चाहिए। ये देखो रियल गैस का मोलर वॉल्यूम कम आया एज कंपेयर टू आइडियल गैस। जब प्रेशर हाई होगा तो उसका मतलब Z जो होगा वो 1 को क्रॉस कर चुका होगा, ये देखो 1 को क्रॉस कर चुका होगा, 1 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये देखो वॉल्यूम ज्यादा है, सही बात। तो ये अपना चेक करने का आइडिया होगा। ये ग्राफ से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम थी, 4 ग्राफ बन सकते हैं, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। चले आगे, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं बॉयल टेम्परेचर की, बॉयल तापमान। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल तापमान क्या होता है, कैसे है, वो अपन बात करते हैं। अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, देखो इस टाइप का ग्राफ था। एक पर्टिकुलर गैस के लिए अपन ने Z का वेरिएशन देखा था विथ टेम्परेचर, ये इस टाइप से।
ये वाला टेम्परेचर अगर T1 लिया जाए और ये वाला टेम्परेचर T2 लिया जाए तो अपन ने कहा था T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेप्थ कम होती जाएगी, इसका मतलब मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊं तो डेप्थ ऐसी हो जाएगी। अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया इस टाइप से देखें तो ये डेप्थ और कम होगी, फिर टेम्परेचर और बढ़ाया तो डेप्थ और कम होगी इस टाइप से। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब लाइन जो है वो ऐसे आने लग जाएगी, ऐसे आने लग गई, इसका मतलब Z1 हो गया, Z1 हो गया, इसका मतलब गैस कैसी हो गई, आइडियल। तो वो तापमान जहां पर दाब की एक परास के लिए गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करे, उसे अपन क्या कहते हैं, बॉयल तापमान कहते हैं। मैंने आपको ग्राफिकल अप्रोच से समझाया कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डेप्थ कम होती जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी ग्राफ ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉयल टेम्परेचर टीबी जो होता है वो होता है A अपॉन आरबी। अगर बॉयल टेम्परेचर पे अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मैं बता देता हूं। इधर Z चल रहा है और इधर प्रेशर के साथ वेरिएशन है। एट बॉयल टेम्परेचर अगर आपको बात करनी है, बॉयल टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा बनेगा। परास, दाब की एक निश्चित परास, एक लंबी परास, यहां से लेके यहां तक देखो गैस ने कैसा नेचर शो किया, आइडियल नेचर शो किया। तो उसे अपन बोलते हैं क्या, बॉयल तापमान। उसे अपन क्या बोलेंगे, बॉयल तापमान। अब अपन बात करते हैं गैसों का द्रवीकरण। बिल्कुल नए सिरे से अपन बात करते हैं गैसों के द्रवीकरण की। हटा देता हूं उनको, तो पूरा टॉपिक एक साथ चल जाएगा। गैसों का द्रवीकरण, इनके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ बनने नहीं है, बस आपको तो टॉपिक समझना है कि हाँ द्रवीकरण ऐसे होता है, क्या कंडीशन होती है गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस, ठीक है, ये गैसों के द्रवीकरण की बात है, लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस की बात करते हैं। देखो कोई भी गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्योंकि अपन ने बोला है कि टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अगर द्रवीकरण करना है मतलब लिक्विफाई करना है तो इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल को पास में लाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल पास में लाना पड़ेगा तो ये है कि आप जो है कम ताप एंड अधिक दाब पर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसों को द्रवित किया जा सकता है। कम ताप और अधिक दाब पर गैसों को क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस कैन बी लिक्विफाई, गैसों को क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। इसके अंदर ध्यान रखना टेम्परेचर फैक्टर जो होता है, तापमान, यह फर्स्ट फैक्टर होता है। हमेशा किसको चेक किया जाएगा, तापमान को चेक किया जाएगा, यह फर्स्ट फैक्टर है। ठीक है, एक मैं ग्राफ बनाने की ट्राई कर रहा हूं, देखना समझना बात को। ये P वर्सेस V का ग्राफ बना रहे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज अपन डिसाइड करते हुए चलेंगे। ये भी मत लो, P रखो, जिससे क्या है ये इस टाइप से लेगा। सुनना बात को, अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है ना, तो पहले गैस बहुत अधिक टेम्परेचर पे थी
उसको धीमे 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 टेम्परेचर कम करते जाओ। अगर टेम्परेचर कम करोगे, आप टेम्परेचर उसका कम करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर, अगर आपको क्या करना है, या आप ऐसा करो कि एक फिक्स टेम्परेचर है, उस पर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, ठीक है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो ग्राफ कैसा चलेगा, हाइपरबोला का ग्राफ चलेगा, इस टाइप का हाइपरबोला का ग्राफ हो गया। अभी ये वाला ग्राफ हटा देता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का, ये यहां स्टार्टिंग से लेके यहां तक पहुंच गया, ये गैस थी। आपने उसका प्रेशर बढ़ाया तो ये गैस इस टाइप से मूवमेंट करने लगी। अब गैस लिक्विफाई हो रही, इस रेंज में लिक्विफाई होना स्टार्ट होती है प्रेशर की। तो जब लिक्विफाई होते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, ये लो। उस कंडीशन में गैस लिक्विफाई हुई तो ये प्रेशर कांस्टेंट होता, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम हो गया, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। वॉल्यूम अचानक कम होगा, देखो वॉल्यूम अचानक कम हुआ। उसके बाद टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर और बढ़ाते हो तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, और यहां पे पर्टिकुलर लिक्विड हो गया। ये अपने बात की T1 टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अपने एक अलग टेम्परेचर लिया और उसमें मैंने कहा ग्राफ ऐसा ही था पहले, तो ये वाले पॉइंट हटा देता हूं यहां से। यहां तक प्रेशर बढ़ाया तो गैस यहां तक पहुंच गई, उसके बाद गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई, ये लो, ये गैस लिक्विफाई हो गई, उसके बाद ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अपन ने ये पहले पढ़ चुके थे कि अगर अपन ने वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो ये T2 हाई टेम्परेचर है, ये T2 हाई टेम्परेचर है, ये लो। एक अगला पॉइंट और लिया अपन ने ग्राफ का, तो अपन ने कहा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये T3 टेम्परेचर पे। आप देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो ना, तो लिक्विफेक्शन का रेंज जो है वो कम होता जाएगा। आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विफेक्शन का रेंज और कम हो गया, ये लो। अगर अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लिक्विफाई हुआ, एक रीजन में लिक्विफाई हुआ ही नहीं। अब अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर रखते हो T5 से, तो वो इस लिक्विफेक्शन के रेंज में आता ही नहीं है, लिक्विफेक्शन के रेंज में आएगा ही नहीं। इसका मतलब उसका लिक्विफेक्शन होगा ही नहीं, चाहे आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, आप चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ा दो। तो इसका मतलब तापमान इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। तो इस ग्राफ से मेरे को ये चीज समझ में आई, इस ग्राफ से ये समझ में आया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिक्विफेक्शन का रेंज कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उसमें एक पॉइंट पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर रखता हूं तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ा देना। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि गैस जो होती है एक निश्चित तापमान से अधिक तापमान पर द्रवित नहीं होती है, लिक्विफाई नहीं होती है, सही बात है। तो इससे रिलेटेड जो है वो आते हैं अपने पास क्रिटिकल पैरामीटर, क्या आते हैं, क्रांतिक नियतांक। क्रिटिकल पैरामीटर, क्रांतिक नियतांक। क्या होते हैं क्रांतिक नियतांक? लिक्विफेक्शन से रिलेटेड है। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। ठीक है, क्या होता है? वह ताप जिससे अधिक तापमान पर जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। वो ताप जिसे अधिक तापमान पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इसका मतलब इस वाले के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर ये वाला हो गया, इससे अधिक तापमान रखोगे तो गैस द्रवित नहीं होगी। इस Tc की जो वैल्यू होती है
वो होती है 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8A/27 RB। सेकेंड नंबर अगर अपन बात करें क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब, डेफिनेशन क्या होगी? क्रांतिक ताप पर वो न्यूनतम दाब जिससे अधिक दाब पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक ताप वो न्यूनतम दाब है जिससे अधिक दाब पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक दाब कहलाएगा। सही बात। थर्ड नंबर, इस पीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है A/27 B² है। ठीक है, इसका मतलब क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर, देखो अपन ने बोला गैस लिक्विफाई तो तभी होगी जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर तो लगाना पड़ेगा ना। वो मिनिमम प्रेशर जिस पे गैस क्या होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। थर्ड नंबर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन क्या होता है? इसका मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम होता है क्रांतिक ताप एवं दाब पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है, एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो Vc की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 3B। Vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3B। अगर अपन से ऐसा पूछ ले कि क्रांतिक प्राचलनों पर मतलब Z कितना होगा, तो अपन लिखते हैं Z = PV/RT। तो PC, VC, TC लिख दो। Z जो होगा वो PC की वैल्यू कितनी है बोलो? PC की वैल्यू कितनी है? PC की वैल्यू है A/27 B²। VC की वैल्यू 3B अपॉन ये हो जाएगा 8A/27 RB। ये लो, देखो B² बनेगा, B² से B² गया, 27 से 21 गया, A से A गया, ये हो जाएगा 3/8। Z = 3/8 आया, इसका मतलब लेस देन 1 आया। अगर लेस देन 1 आया है इसका मतलब गैस जो होगी वो क्रिटिकल पैरामीटर पे क्या हो जाएगी? लिक्विफाई होती है। और अपन बोल रहा है कि हाँ होगी। ये हो गया क्रांतिक ताप, दाब, आयतन, गैस का लिक्विफेक्शन। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ अब लिक्विफेक्शन की कंडीशन की बात करते हैं कि द्रवीकरण की शर्त क्या होगी। ये तो अपने सारे बात कर ली। द्रवीकरण की शर्त क्या होगी, कंडीशन ऑफ लिक्विफेक्शन क्या होगा, अपन उसकी बात कर लेते एक छोटे सी टॉपिक के फॉर्मेट में। कंडीशन ऑफ लिक्विफेक्शन, द्रवीकरण की शर्त क्या है, द्रवीकरण की कंडीशन क्या है।
द्रवीकरण तो तभी होगा जब मॉलिक्यूल पास में आएंगे। मॉलिक्यूल पास में आएंगे इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। लिक्विफेक्शन जो है वो तभी होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स पैरामीटर ए के द्वारा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तभी जो है वो लिक्विफेक्शन आसानी से होगा। जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन, एक प्रॉब्लम करते हैं। दो गैस है ए एंड बी, उनके द्रवीकरण के मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं। ए का दे रखा है 250 केल्विन और ए का दे रखा है 400 केल्विन। कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी? कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी, ये पूछा गया आपसे। कौन सी गैस जो है वो इजीली लिक्विफाइड होगी? आपको देखो इसका आंसर देना है ना, कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी। तो सुना है बात को, आप ऐसा सोचो, ये तो ठीक है अब मैंने बता दिया, आपको मालूम चल जाएगा गैस बी जो होगी वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी। बट देखो सुनो बात को, अगर अपन ने कहा कि हाई टेम्परेचर पर गैस, हाई टेम्परेचर पर जो है वो गैस एग्जिस्ट करती है, तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा कम करूंगा कम करूंगा तब जाके वो लिक्विफाई होना स्टार्ट होगी ना। तो मैंने रखा टेम्परेचर 500 पे अभी कोई भी गैस लिक्विफाई होगी क्या? नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होती है। मैंने 401 किया तो भी लिक्विफाई नहीं हुई। जैसे ही मैंने 400 किया इस टेम्परेचर पे गैस ये वाली लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं होगी। तो इसका मतलब बी गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी। बोलो तो द्रवीकरण आसानी से किसका होगा? बी का आसानी से हो जाएगा ए के कंपैरेटिव में। ठीक है बात, ये सिंपल सा आइडिया था। अब इससे रिलेटेड जो है वो अपनी बात अभी तक जो हुई है, मैंने चैप्टर को पूरा समराइज कर दिया है, लिक्विफेक्शन वगैरह सब बात हो गई है। मैं अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस की बात करूं तो इनके ऊपर न के बराबर क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया हुआ है कि अपन ने जो नहीं किए पार्ट ए में, स्टेज 4 के पार्ट ए में, स्टेज 4 के पार्ट ए में जिन क्वेश्चंस की अपन ने बात नहीं की है, अगर मैं उनकी बात कर लूं तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने बात कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन, यदि गैस स्थिर ताप पर प्रसारित होती है, स्थिर ताप पर प्रसारित होती है तो इसका मतलब क्या है? अणुओं की समान गतिज ऊर्जा है, गैस अणुओं की संख्या का बढ़ना है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का घटना है, या फिर गैस का दाब बढ़ेगा। आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? अगर स्थिर ताप है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा 3/2 kT होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था, 4 करवा दिया था, 5th करवा दिया था, 6th वाले में कोई दिक्कत आएगी नहीं, विसरण का है। 7th वाले में भी विसरण का है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कह रहे हो तो मैं करवा देता हूं। 8 और 9 अपन ने कर लिया था, 10 भी कर लिया था, तो क्वेश्चन अपने बचे 6, 7 और 8, है ना। दूसरा हो गया 6, 7, 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? समान आयतन की दो गैसें ए तथा बी एक छिद्र द्वार विभाजन से क्रमश 20 सेकंड में, ए 20 सेकंड में और बी 10 सेकंड में विसरित होती है। ये लो, गैस ए का अणुभार 49 AU मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसका पूछा है, हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन। दो समान आयतन बोला है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। वी ए बराबर है तो टी बी बाई टी आ जाएगा, 10/20 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। ये 1/2 होगा, फिर इसका स्क्वायर कर दे 1/4। एम बी अपन को मालूम नहीं, एम ए है 49, तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 12.25 AMU या फिर EU हो जाएगा। बोलो ये ऑप्शन है सही। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, अपन से ये दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन अपन को ये दे रखा है, सुनो बात को। एक परिस्थितियों में ए तथा बी प्रत्येक गैस के 50 ml को, ए और बी दोनों का 50 ml है, इस बार वॉल्यूम सेम है, पिछली बार भी वॉल्यूम सेम था। ये लो, ये दे रखा है, बारीक छिद्र से विस्तृत होने में क्रमशः 200 और 150 सेकंड लगते हैं। गैस बी का आणविक द्रव्यमान 36 है, तो इसका बताओ।
तो मैं सीधा अप्लाई कर दूं इस बार इसकी तरह। ठीक है, टीबी बाई टी ए लिखना है अपन को। टीबी है 150 अपॉन 200 इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर वेट 36 अपॉन एम ए। ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू √36 अपॉन एम ए। कर दे इसे मल्टीप्लाई 9/16 इज इक्वल टू 36 अपॉन एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू 36 इंटू 16/9 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श गैस व्यवहार से अधिकतम विचलन की किस में संभावना है? विचलन उसका सबसे ज्यादा होता है जिसका ए ज्यादा होता है। अब यहां पे ऑप्शन दिए CH4, NH3, H2 और N2। अपन को ये पूछा गया है, अपन से ये पूछा गया है। अब बता दो ऑप्शन। सबसे ज्यादा ए किसका है? अमोनिया का। तो ये सबसे ज्यादा विचलन प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चलो और अगर अपन बात करें तो इस टाइप के जहां कहीं पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। मेरी साइड से जो है वो स्टेट ऑफ मैटर अपन ने कंप्लीट कर लिया है 4 लेक्चर में, 49, 50, 51 और 52। अब अपन को नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। 6 से लेके 7 लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें स्टेट ऑफ मैटर का भी यूज होगा। ठीक है, चले।